हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसमें इंडियन पॉलिटी हमने स्टार्ट कर रखी है। यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हमने राजस्थान पॉलिटी को कंप्लीट किया और इंडियन पॉलिटी का अब हम भारत में जो संवैधानिक विकास है, भारत का संवैधानिक विकास, वो हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था जो 1919 वाला जो एक्ट था, वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1935 का जो एक्ट था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था भारत के लिए। ये है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो एक तो ये अंतिम अधिनियम था ब्रिटिश की तरफ से भारत के लिए, अंतिम एक्ट या कानून बोल देते हैं। पहले क्या होता था, मैंने आपको बता दिया था कि 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट इनडायरेक्टली भारत पर राज करती थी, कानून पारित करती थी। तो वो कंपनी के माध्यम से पारित होता था। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून अपने हाथ में ले लिया और डायरेक्ट, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से भारत पर वो शासन करने लगा। ये ब्रिटिश लोग हैं। और ये क्या करते थे, वहाँ से भारत के लिए, भारत जो शासन अधिनियम, ये जितने भी एक्ट पारित हुए हैं, ये क्या करते थे, वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई एक्ट पारित किया और फिर उसको भारत पर लागू करते थे कि भारत का शासन इस हिसाब से चलेगा। तो उसी कड़ी में हमने सारे अधिनियम पढ़ लिए थे। और अब ये अंतिम अधिनियम है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित हुआ था। किसके लिए? भारत के लिए, भारत के यहाँ पर शासन करने के लिए। तो ये 1935 वाला, और सिलेबस में अलग से स्पष्ट रूप से ये 1919 वाला और एक ये 1935 वाला, ये अलग से दे रखे हैं स्पष्ट रूप से इनके नाम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे सेकंड ग्रेड की इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही सीमित शब्दों में, जैसे कि आपको पता है हमारे इस चैनल की परंपरा रही है, सीमित शब्दों में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम सिलेबस को निपटाने की कोशिश करेंगे। और ये मात्र 5 या 6 पेज में मैं इस अधिनियम की सारी विशेषताएं वगैरह वगैरह सारी क्लियर करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करना है। आपका सपोर्ट हमें हमेशा मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935। तो क्या कुछ रहा इस अधिनियम में, पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको यहाँ पर और छोटी सी भूमिका बता देता हूँ कि जब हमने 1919 का जो पढ़ा था ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला, 1919 का, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि ये जो एक्ट अभी हम लागू कर रहे हैं ना, कौन सा 1919 वाला, इसकी समीक्षा के लिए, इसके मूल्यांकन के लिए 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान किस में था साथियों? ये था इस 1919 वाले एक्ट में। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो भी हुआ हम आगे पढ़ते हैं। पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति, ठीक है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई, कि समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले इन्होंने बता दिया था कि 1919 में जब एक्ट पारित किया गया था कि ये कितना सफल हुआ है या असफल हुआ है, इसकी समीक्षा के लिए एक आपके आयोग गठित किया जाएगा 10 वर्ष बाद। लेकिन क्या हुआ था? लेकिन द्वैत शासन की असफलता। द्वैत शासन कौन सा था? एक तो हस्तांतरित जो विषय थे और एक आपके रक्षित विषय, 2 विषयों में बांट दिया था, ठीक है। तो ये राज्यों में लागू किया गया था द्वैत शासन। तो इनकी असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनज़र 10 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही, एक तो क्या हुआ था, द्वैत शासन हो गया था आपके असफल, और दूसरा भारतीयों की कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी कि जो प्रशासनिक ढांचा, जो राजनीतिक ढांचा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमें भी इन्वॉल्व करो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 10 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही सर जॉन साइमन, ये कहीं ना कहीं वर्ड आपको सुना लग रहा होगा, सर जॉन साइमन कमीशन, और ये जॉन साहब है, ये साइमन, ये क्या है, भगत सिंह को जो फांसी हुई थी उससे भी संबंधित हैं। ये बहुत लंबी स्टोरी है, अभी
हिस्ट्री के पोर्शन में आपको ज़रूर बताएंगे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 दिवसीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया और ये सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि इस एक्ट के मतलब कि ये पहले 1990 वाले एक्ट में ये प्रावधान था कि आयोग गठित किया जाएगा। अब द्वैत शासन असफल हो गया, भारतीयों की कुछ स्वायत्ता की कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी, तो 10 वर्ष पूर्व होने से पहले ही क्या इसकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया वहाँ पर। इस आयोग की एक खास बात है कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब वही कोई कानून की समीक्षा के लिए कुछ बनाया जाएगा कि भारत में समीक्षा करो, इसकी सदस्य सारे इन्होंने अंग्रेज डाल दी, तो निश्चित रूप से होना था इसका विरोध। और इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने एक जगह लाहौर में वो कुछ किया था और वो स्कॉट ने लाठीचार्ज करवा दिया था, और उस स्कॉट को मारने के चक्कर में भगत सिंह ने वो क्या है कि गलती से उसको सैंडर्स को मार दिया था। और ये कुछ घटनाक्रम हुआ था, बहुत लंबी कहानी। तो अभी हम इस पर ध्यान देते हैं कि क्या कुछ हुआ था यहाँ पर यह हुआ था कि उसके सारे सदस्य, इस आयोग के सारे सदस्य थे आपके अंग्रेज। अब देखिए, हमें ज़्यादा कुछ ज्ञान से मतलब नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। एक तो ये कितने सदस्य थे, 7 सदस्य आयोग था ये। एक सदस्य, एक तो अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य, ये ध्यान रख लेना, कुल मिलाकर हो गए 7 सदस्य। ठीक है, कब गठित हुआ, तो 8 नवंबर 1927 को गठित हुआ साहब, पूरा ध्यान रखना है। इसको गठित किया गया था, सारे सदस्य अंग्रेज थे, ये भी खोपड़ी में फिट रखना है। ठीक है, इतनी बातें इसको साइमन कमीशन, इस आयोग के बारे में ध्यान रखनी है, जिसकी अध्यक्षता की थी सर जॉन साइमन ने। इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था। आगे देखिए, किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ, जो कि होना ही था। भारत के लिए किसी कानून की समीक्षा के लिए कोई आयोग बना रहे और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो फिर वो स्वायत्ता और भारतीयों की भागीदारी की तो बातें फिर वो काल्पनिक ही रह गई। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये यहाँ पे भारतीयों ने विरोध का मूड बना लिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जो कि हुआ था 1927 को, के अध्यक्ष थे MN अंसारी। सीधा टपकने वाला क्वेश्चन है, सारी बातें गई, भारत अधिनियम एक साइड में सीधा पूछ लेगा। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो कि आपके MN अंसारी ने। अंसारी साहब को, इनका नाम है, उसको जेब में रख लो याद करके। क्या हुआ था, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि हुआ था 1927 में, अध्यक्ष MN अंसारी के आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। देखिए हुआ क्या था, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया था कि ये जो साइमन कमीशन आयोग आ रहा है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसका पूर्ण विरोध करेंगे, इसका पूर्ण इस बहिष्कार कर देंगे। इस प्रकार का निर्णय लिया गया। हुआ क्या था, एक देखिए 8 नवंबर 1927 को किसका आयोग का गठन हुआ। अब देखिए 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा। अब 1 मिनट आप थोड़ा रुक जाइए और यहाँ पर आएगा ये आयोग भारत कब पहुंचा। भारत कब पहुंचा, तो 50% जिनको ऊपर से पढ़ा होगा ये ठोक देंगे सीधा ही, 8 नवंबर 1927 नहीं, इस डेट को तो इसका गठन हुआ था। ये 3 फरवरी 1928 को आपके भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा। ठीक है, और 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। किसकी, कि ये 1919 वाला जो एक्ट है, इसकी क्या कमियां थी, क्या विशेषता थी और क्या इसमें संशोधन किए जाने चाहिए। इस संबंध में इसने 30 जून 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत कब आया, 3 फरवरी 1928। ठीक है, आगे चलें। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइमन वापस जाओ का नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया, डॉक्टर यूसुफ मेहर अली। तो ये जितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना आप सोच सकते हो, तो इसको अभी यहीं पर वीडियो को बीच में रोक कर इसको रट लो अच्छे से।
कि ये नारा दिया गया था डॉक्टर यूसुफ मेहर अली द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। भारत सचिव, कौन भारत सचिव होता है भाई? वो कोई ब्रिटेन का ही होता है और बैठता कहाँ पर है? कोई अंग्रेजी होता है और बैठता उधर, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में नाम का भारत सचिव है। ठीक है। लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। देखिए, इस भाई साहब के पता नहीं क्या हुआ, क्या तकलीफ हुई। इन्होंने कहा, थोड़ी बहुत सही बात भी थी इनकी, कि अगर ये तुम भारतीय विरोध कर रहे हो इसका, किसका? इस साइमन कमीशन का, इस आयोग का, तो तुम खुद ही संविधान क्यों नहीं तैयार कर लेते? इसका कहने का मतलब था एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं तैयार कर लेते जो कि तुम्हारे लिए कानून वगैरह बनाए, सटीक निर्णय ले तुम्हारे प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए। तो हम कोई चीज़ बनाते, तुम पंचायती करने आ जाते हो कि ये गलत है, इसका विरोध करने लग जाते हो। अगर तुम्हारे में इतना ही कुछ है जोर, तो खुद के लिए कुछ संवैधानिक मसौदा तैयार करो। ये बात कह दी आपके भारत सचिव पद पर बैठे लॉर्ड बर्कनहेड ने। तो बर्कनहेड ने ये बात कह दी, और कह दी तो हम भारतीय कम है क्या? ये चुनौती दी तो कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, और कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर थे, एक तरह से बहुत ही जाने माने नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पैसे से क्या थे? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे अपने ज़माने के, शानदार, एकदम धांसू। तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस पार्टी ने। और यहाँ पर देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया गया इसी विषय में। ठीक है, ये इस बर्कनहेड ने बोला था ना कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप संवैधानिक मसौदा खुद के लिए तैयार क्यों नहीं कर लेते? तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया गया। कितने सदस्य? 10 सदस्यीय। अध्यक्ष कौन? मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए, नेहरू समिति 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती। सबसे पहली बात, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब जारी करेगा? जून 1930 को। अब इसकी रिपोर्ट पड़ गई कुएं में, हमें कोई मतलब नहीं। जैसे ही चैलेंज मिला, चैलेंज एक्सेप्ट किया, और नेहरू जी ने क्या, समिति भी बनाई, और उस समिति ने फटाफट 1919 वाले जो एक्ट था उसकी कमियां गिनानी शुरू कर दी, फटाफट जो भी उसके मामले में रहा, और एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी उनसे पहले 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 10 अगस्त 1928 को। इसमें क्या क्या जो सिफारिशें की गई थी उसके बारे में है। एक तो केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, नेहरू समिति की जो ये नेहरू रिपोर्ट की पहली सिफारिश है। आगे देखिए, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रांतीय स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ? प्रांतीय स्वतंत्रता मतलब प्रांत खुद के लिए खुद कानून बनाएंगे, केंद्र वगैरह इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की सिफारिश की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, वो जो हमने पढ़ा था 1990 में, वो होता था ना पहले, सिख, ईसाइयों, हिंदू, मुस्लिमों के लिए निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन व्यवस्था अलग अलग कर दी गई। इन्होंने बोला कि इसको समाप्त करो, ये यहाँ पे झगड़े का काम करती है और ये सद्भावना को भंग करती है हिंदू मुस्लिम और ये अलग अलग धर्मों की। देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाना, कि ये जितनी भी देशी रियासतें हैं ये कुछ ऐसा करो कि इनको भाई ये केंद्र के अंडर में काम करे, पूर्णतः केंद्र के अधिकार में। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखिए, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये है सबसे महत्वपूर्ण नेहरू समिति की सिफारिशों में। क्यों भाई? और देखो, डोमिनियन स्टेट होता क्या है? डोमिनियन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो कि खुद के लिए कानून बनाने, विधि निर्माण को लेकर या प्रशासनिक ढांचे में कुछ भी सुधार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, तथा उसका जो संवैधानिक मुखिया हो वो क्या हो, आपके वो वंशानुगत ना होकर के उसका चुनाव किया जाना चाहिए। जैसे कि भारत में है ना, भारत में क्या, भारत गणराज्य है, तो फिर जो संवैधानिक मुख्य है हमारा, मतलब कि राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है, कोई रोल ही नहीं है वंशानुगत का, तो उसका चुनाव किया जाता है हर बार। तो
इस चीज़ का आपको ध्यान है, ये होता है डोमिनियन स्टेट। तो भारत को भी डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, इस प्रकार की सिफारिश की थी। आगे देखिए, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, तो वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें भी मज़ा आ जाए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश की थी। अब देखिए यहाँ पे जिन्ना को क्या हुआ, जिन्ना के थोड़ी तकलीफ़ हो गई यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट से। तो भाई जिन्ना ने बोला नेहरू जी की ये रिपोर्ट, ये सिफारिश है डोमिनियन स्टेट वगैरह, ये क्या, ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है, मांगे तो ये हमारी है इस प्रकार की, हम इस पर कुछ रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसने भी अपनी 14 सूत्री मांग आपके 29 मार्च 1929 को पेश कर दी। अब देखिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन में 1930 को प्रथम, 1931 में द्वितीय और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। अब देखिए दोस्तों, पहले चर्चा कर लेते हैं गोलमेज की। तो जब तक मैंने इनको पढ़ नहीं लिया था और नाम सुना था केवल गोलमेज, तो मेरे भी मन में ख्याल आया कि कहीं ये गोलमेज तो नहीं होती इस प्रकार की कुछ, लेकिन अब पता चला कि रियल में ऐसी कुछ व्यवस्था होती है गोलमेज सम्मेलन में। गोल मेज होती है एक, ठीक है, कौन बैठे रहते हैं चारों में, भारत से गए हुए बहुत सारे नेता बैठते थे, और वहाँ पे ब्रिटेन के जो सम्राट वगैरह उच्च अधिकारी है वो बैठते थे। अच्छा, बैठ गए, क्या करते थे साहब, ये करते थे भारत में जो एक राजनीतिक ढांचा है, एक कानूनी ढांचा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से इस पर सुधार किया जाए, इस बात पर चर्चा की जाती थी इन गोल मेज सम्मेलनों में। तो ये गोल मेज के चारों ओर ये बैठते थे। ये आपको एक भूमिका में ध्यान होना चाहिए वास्तव में कि होता क्या था उधर ये होता था भारत में जो संवैधानिक तौर पर जो सुधारों पर ये विचार करते थे, सभी राजा महाराजा इधर के जाते थे, उधर के उच्च अधिकारी, सम्राट, इस टाइप। तो अब पूछने वाली बात कि हमें तो एग्ज़ाम से मतलब है, जैसा कि मैं सीधा सीधा बोल चुका हूँ, एग्ज़ाम में आ सकता प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932 में, बात खत्म। किस लिए हुआ था इसका, ये गठन क्यों होता था, संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए, भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए। आगे देखिए, आगे है आपके लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। अब क्या भाई इस पर क्या निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या कुछ सुधार किए जाने चाहिए, इस पर लॉर्ड लिनलिथगो ने एक संयुक्त समिति का गठन किया, और लॉर्ड लिनलिथगो की ये संयुक्त समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद में पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। तो हो गया ये इम्पोर्टेंट, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये किस समिति की सिफारिश पर बना, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की सिफारिश पर बना। ठीक है दोस्तों, कब पारित हुआ, तो ये 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की जो परमिशन से पारित कर दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भारत के लिए अंतिम कानून था। यह अंतिम सबसे बड़ा और सबसे जटिल दस्तावेज था भारत के लिए। ठीक है, इसमें 321 आर्टिकल, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। ठीक है, प्रस्तावना नहीं थी क्योंकि वो जो 1919 का जो हुआ था एक्ट, उसी की प्रस्तावना को इसमें धारण कर लिया था, क्योंकि 1919 वाली प्रस्तावना जोड़ दी गई थी इसमें। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अभी जो संविधान है उस पर किसका, 1935 का जो एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत के लिए, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा अभी वर्तमान वाले संविधान पर। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए, वो थोड़ा बोरिंग बन जाएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं रही,
इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की थोड़ी, और ये PDF थोड़ी सी मिस हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं इसको ओके करके आपके टेलीग्राम पर डाल दूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी और निश्चित रूप से हमारी भी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।